हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का हमारा चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और इस चैप्टर के आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिक्चर्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी पिक्चर्स है सभी को लेकर आया जाएगा, सभी पिक्चर्स के ऊपर एकदम डिटेल में बात की जाएगी कि आखिर इस पिक्चर के वजह से हम क्या समझ सकते हैं, आखिर ये पिक्चर्स जो है वो हमें क्या मैसेज देना चाहती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे इस एक सिंगल वीडियो के अंदर। अब कई सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर देता हूं कि सर कई सारी पिक्चर्स है, इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो इंपॉर्टेंट कोई सी भी हो सकती है। सीबीएसई जो है वो है ना आंखों पे पट्टी बांध चुका है और वो निकल पड़ा है अपने रास्तों पर और वो सोच चुका है कि मुझे तो क्वेश्चन बनाना है कुछ ऐसा जो बच्चे के एकदम सर के ऊपर से चला जाए। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं और वो चीज है क्या? वो चीज है वीडियोस देखते जाओ, कॉन्सेप्ट्स को समझते जाओ। इवन मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ सोशल साइंस ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल साइंस के अलावा साइंस भी आपके सिलेबस में है, इसके अलावा मैथ्स भी आपके इस बार सिलेबस में इस बार क्या वैसे होता ही हमेशा। तो देखो सोशल साइंस अपनी जगह सही है, पर इसके अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आप सभी को ध्यान देना होता है। पर एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कई बार आप ये सोचोगे, लेट सपोज एक है ना मैथ्स के अंदर आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है ना? क्या होता है वो मुझे भी बताना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मोदी जी ने तो कुछ और फॉर्मूला इजाद किया था, मुझे यही वाले का पता है, तो देख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ये फॉर्मूला गलत है, तो सर क्या पढ़ा रहे हैं? सोशल का साइंस पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? सोशल का साइंस पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में सर से मैथ्स की उम्मीद ना करें, और अगर उम्मीद करनी है तो उसके लिए भी जल्दी से जल्दी समाधान निकलवाया जाएगा। पर पहले आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि क्या सर से मैथ्स भी आपको पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। ओके, पर वो चीजें हम एक बार के लिए थोड़ी सी दूर रख देते हैं और इस पे वापस आते हैं। अब मैंने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। कभी भी ये जो फॉर्मूला है आपकी लाइफ में आपको कहीं पे भी यूज आने वाला नहीं है। जब हमने भी 10th क्लास में इसको पढ़ा था तो हम भी सोचते थे कि पता नहीं क्या ही काम आ जाएगा, ये क्या ही काम आ जाएगा। और आज भी हम यही क्वेश्चन हमारे अपने आप से पूछते हैं, हमारे आसपास के जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ कोई काम आया क्या ये पर जवाब होता है नहीं, काम नहीं आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें काम नहीं आती। अब बात आती है कि सोशल साइंस कैसे काम आती है। तो देखो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन एक सोशल बीइंग है। हमें कहाँ रहना है? हमें एक सोसाइटी में रहना है, और सोसाइटी में रहने के लिए सबसे पहले आपको सोसाइटी को जानना जरूरी है। जैसे कि अगर आपको कोई भी शूज लेने होंगे तो पहले आप कई सारे शूज को देखोगे, शूज के बारे में इमेजेस वगैरह देखोगे, उसकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे, फिर ही तो कोई जाके नए शूज आप लेकर आओगे। ऐसा तो है नहीं ना कुछ भी पहन लोगे। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो ये सोशल साइंस है वो एक ऐसा साइंस है जो हमें सोसाइटी के बारे में बताता है कि आखिर ये सोसाइटी जो है ना वो है क्या, आखिर ये सोसाइटी बनी क्यों है, क्या कारण क्या है इसके बनने का। कोई भी चीज जब भी बनती है तो उसके पीछे एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, और रीजन को पता लगाने का जो काम है वो साइंटिस्ट का होता है, हिस्टोरियंस का नहीं होता है। हिस्टोरियन से भी आपको एक स्टोरी बता सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, उस समय में हुआ था, मानो तो मान लो, नहीं मानो तो मत मानो, ठीक है। ऐसी कुछ हिस्टोरियंस सोचते हैं, और जहां तक देखा जाए तो सही भी है। अब हम इसके अंदर क्या देखने वाले हैं? तो देखो बच्चा पार्टी, आज जो हम ये देखेंगे ना इस पूरे के अंदर हमें कई सारे इलस्ट्रेशंस के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चन कई सारे बच्चों के मनों में ये आएगा कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्योंकि हम तो इसके बारे में सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जामिनर जो है ना वो कैसा भी क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है। तो हमें इस चीज के लिए तैयार रहना है कि क्वेश्चन कैसा आएगा नहीं, हमें इस चीज के लिए तैयार रहना है कि क्या ये इमेज है, क्या ये आपको समझ आती है या नहीं। तो चलो शुरुआत करते हैं पहली पिक्चर के साथ, और ये पहली पिक्चर जो है वो हमें देखने को मिलती है बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ
प्रिंट। प्रिंट यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले किस तरीके से बुक्स को बनाया जाता था, उसकी बात यहां पर चल रही है कि जो बुक है उसे किस तरीके से हम प्रिंट करते हैं वो तो बाद में आया था, पर जो बुक पहले चला करती थी वो बुक्स जो थी वो कैसे बनती थी। अब इसका नाम क्या है या फिर ये कहां से ली गई है ये पिक्चर, तो ये ली गई है अखलक आई नासिरी 1595 की ये एक पिक्चर हमें देखने को मिलता है। अब इस पिक्चर के अंदर हम वेरियस स्टेप्स देख सकेंगे जिसके थ्रू हम जानेंगे किस तरीके से बुक्स जो है वो उस समय में बना करती होगी। तो देखो ये एक पर्सन है जो यहाँ पे वुड के एक क्राफ्ट को लेके बैठा है और वो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्राफ्टिंग कर रहा है, ठीक है। फिर ये पर्सन जो है ना उस बुक के ढांचे को या फिर उसका जो वो एक पूरा उसने मॉडल वगैरह बनाया होगा उसको वो आगे पकड़ाता है इन पर्सन्स को। अब ये जो पर्सन्स है ना ये उसे अच्छे से डेकोरेट करते हैं, अच्छे से उसे मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। और उसके अगले फेज के अंदर एक पर्सन जो है बैठ के डिक्टेट कर रहा है इस दूसरे पर्सन को, और वो पर्सन जो है अपनी अच्छी अच्छी सी हैंडराइटिंग के अंदर इसके अंदर उसे लिखता जा रहा है। वो इस पिक्चर में हमें देखने को मिलता है और एक ये फैन वाले भैया तो पीछे से हवा दे ही रहे हैं। तो चलो ठीक है, इस पिक्चर के अंदर इतना ही था। अब थोड़ा इलस्ट्रेशन देखते हैं। दिस इज अ रॉयल वर्कशॉप इन द 16th सेंचुरी मच बिफोर द प्रिंटिंग बिगेन इन इंडिया। इंडिया की बात की जा रही है क्योंकि ये जो नूरानी चेहरे हैं ये हमें इंडिया के ही देखने को लग रहे हैं। देखो टर्बन वगैरह पहन रखा है ना बच्चों, इसलिए मैंने कहा कि ये इंडियन ही है, ठीक है ना, क्योंकि इंडियंस ही ज्यादातर ये चीजें पहनते हुए हमें दिखते हैं। इंडियंस हो गए, अरब्स हो गए, यही लोग ज्यादातर ये चीजें पहनते हैं, ठीक है। 16th सेंचुरी का ये एक प्रिंट है और साथ ही हम देख सकते हैं कि इसके अंदर बुक्स जो है वो डिक्टेट भी हो रही है, रिटन भी हो रही है, लिखी भी जा रही है, इलस्ट्रेट भी हमें होती हुई देखने को मिल रही है। देखिए मैंने आपको सारे प्रोसेस यहाँ पे बता दिए है। द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड इलस्ट्रेटिंग बाय हैंड वाज इंपॉर्टेंट इन द एज ऑफ बिफोर प्रिंट, ठीक है ना। पहले के टाइम पीरियड के अंदर अगर हम जॉब्स वगैरह की बात करें तो उस समय जो लोग हुआ करते थे ना वो खुद से लिखना पसंद करते थे, खुद यूं लिख के बताते थे कि अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा ऐसा लिखना है क्या। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर किसी पर्सन की हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू भी होगी, स्किल्स अगर अच्छी होगी तो, ओके ना। आगे चलते हैं। थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड टू दिस फॉर्म्स ऑफ आर्ट विद द कमिंग ऑफ प्रिंटिंग मशीन। एक क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ के जाता है पिक्चर कि आप सोचो, खुद से सोचो कि प्रिंट मशीन आने से पहले, एक ऐसी मशीन आने से पहले जो प्रिंट के थ्रू बुक्स को पब्लिश कर सकती थी, उस मशीन के आने से पहले ये सारी चीजें हुआ करती थी। तो सोचो मशीन के आने के बाद क्या हुआ होगा, ये भी तो जानने वाली चीज है, क्योंकि बिना इसके आप नहीं पता लगा सकते कि आखिर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा होगा। आप खुद सोचने की कोशिश करो। पहले एक ही काम जो था वो 10 लोग मिलकर किया करते थे, अब वो एक ही काम जो है वो सिर्फ एक ये मशीन कर रही है। तो इससे क्या होने वाला था, इससे बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला था। वो लोगों जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं उन सभी लोगों की जो जॉब्स है वो मशीन आने के बाद चली गई थी। आगे बढ़ते हैं, एक नया पेज हमें देखने को मिलता है और ये जो राइटिंग है वो बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आ रही है, और किसी को आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें भी इसका मतलब बता दे कि आखिर ये लिखा क्या है, क्योंकि मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, चाइनीज का नहीं हूं। तो चलो ठीक है, अब देख लो। अब ये जो है ये एक पेज है, ये पेज किसका है, ये एक बुक का नाम पढ़ा था हमने बुक के अंदर, डायमंड सूत्र। अब ये डायमंड सूत्र क्या थी, किस बारे में, इसका कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। जिस भी बच्चे को पता हो वो कमेंट सेक्शन में बता दे, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन जो है उस वीडियो में हो चुका है जहां पे हमने डायमंड सूत्र का नाम जो है वो लिया था। तो बार बार बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। आगे चलते हैं और इसको देखते हैं ये आखिर क्या है। ये है ट्रिपिटिका कोरियाना। अब ये ट्रिपिटिका कोरियाना आखिर है क्या।
देखो मुझे नहीं पता त्रिपिटिका का क्या मतलब हो सकता है, पर कोरियाना का जो रिलेशन है मुझे कोरिया से जरूर लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कोरियाना के साथ इसका, या फिर हम ये कह सकते हैं कोरियन के साथ इसका कोई ना कोई रिलेशन होगा। अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हम बीटीएस का पूरा शो करवाने वाले हैं, क्योंकि कई बच्चे जो है वो इन भावनाओं में बह जाते हैं कि सर जो है बीटीएस की हिस्ट्री के बारे में भी अब यहाँ पे बताने वाले हैं। पर ऐसी कोई हिस्ट्री जो है वो ना ही मुझे पता है, और अगर पता भी है तो मैं वो यहाँ डिस्कस करने वाला नहीं हूं। ओके, आगे चलते हैं। बिलोंगिंग टू द मिड 13th सेंचुरी प्रिंटिंग वुड ब्लॉक्स ऑफ द त्रिपिटका कोरियाना आर अ कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। अब ये क्या था? ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हुआ करते थे। देखो बुद्धिज्म की शुरुआत इंडिया में हुई, पर उसका फायदा जो है हमें नहीं हुआ। मतलब क्या था? मतलब बुद्धिज्म जो है, लॉर्ड बुद्धा की अगर हम बात करते हैं, उनका जन्म हमारे इंडिया में हुआ है, पर अगर हम बात करें उनके डिवोटीज की तो वो हमें इंडिया में कम देखने को मिलते हैं। इवन परसेंटेज के अंदर भी जाएंगे ना तो भी बहुत ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। और अगर अदर कंट्रीज की हम बात करते हैं, चाइना, जापान, कोरिया की हम बात करते हैं, तो वहां पे जो कम्युनिटी है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो बुद्धिज्म है कोरिया पहुंच जाता है। कोरिया पहुंचने के बाद वहां पे वो क्या करते हैं, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो है अपनी लैंग्वेज मतलब कोरियन लैंग्वेज के अंदर लिखना शुरू कर देते हैं। अब वो तो उन्होंने लिख दिए, अब उसको लिखने के बाद उसका एक कलेक्शन बनाया गया और इस कलेक्शन का नाम रखा गया त्रिपिटिका कोरियाना। तो ठीक है, त्रिपिटिका कोरियाना मतलब कोरियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का, कोरियन लैंग्वेज में लिखे हुए बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का हमें एक कलेक्शन देखने को मिलता है। दे वर इनग्रेव्ड ऑन अबाउट 80,000 वुड ब्लॉक्स। ठीक है ना, 80,000 वुड ब्लॉक्स के ऊपर ये क्या हो रखे हैं, इनग्रेव्ड हो रखे हैं, बनाया हुआ है उन्हें। अब ये इनग्रेव्ड का जो ये सिस्टम है वो क्या होता है, वो मैं हमेशा आपको इससे ही समझाता हूं। मान लीजिए ये क्या है, एक वुड का ब्लॉक है। ठीक है, पीछे से तो एकदम सपाचट काम है, आगे से देखो ये जो बटन्स वगैरह दिख रहे हैं ना, ये इनग्रेव्ड हो रखे हैं। इसी ही तरीके से वुड का एक ब्लॉक लिया जाता था, उसके ऊपर इनग्रेव्ड कर दिए जाते थे सिंबल्स, और ये सिंबल्स जो है वो हमें जब भी हम किसी पेज के ऊपर उसको लगाते थे तो वो छप जाया करते थे। इंक भी लगी हुई होती थी। अब कुछ बच्चे पूछ लेंगे कि सर सिर्फ ऐसे रखने से हो जाता था क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, उसके ऊपर इंक लगी हुई होती थी और इंक के थ्रू वो ऐसे चिपक जाता था और उसके ऊपर वो पेज, जो पेज हमें देखने को मिल रहा है, उस पेज के ऊपर वो जो भी उस वुड ब्लॉक के ऊपर प्रिंट होंगे सिंबल्स, वो सारे उसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं, देवर इनग्रेव्ड हो गया है, देवर इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन 2007। यूनेस्को ने भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर 2007 के अंदर इन्होंने इसे ऐड कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी तो आता है ना कि ये हमें यहाँ पे क्यों देखने को मिला, मतलब इसका क्या रिलेशन है, क्या होगा, क्या सोचो 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 सोचो, फटाफट से सोचो और मुझे बताओ क्या होगा। नहीं पता, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुड ब्लॉक्स की। हमने ये देखा था प्रिंट मशीन के आने से पहले, या फिर मैं ये कहूं कि चाइना के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी, और चाइना से मार्को पोलो एक बंदा था जो कि इटालियन एक्सप्लोरर था, वो आके इसको लेकर जाता है चाइना से बाहर यूरोप के अंदर शुरुआत कर देता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की। और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से ही हमें यह देखने को मिलता है कि पूरे चाइना के अंदर, या फिर मैं कहूं चाइना के बाहर, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हो जाती है। और यह जो चीज है वो हमने हमारी इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ रखी है। इसी पर्सपेक्टिव से आपके कोर्स के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अन यूक्यो प्रिंट बाय कीटागावा उटामारो। अब ये कीटागावा उटामारो है क्या? देखो, कीटागावा उटामारो जो है वो इन पर्सन का नाम है। ठीक है ना, ये फीमेल थे जिनका नाम था कीटागावा उटामारो। ठीक है, इन्होंने उक्यो नाम से एक प्रिंट की शुरुआत करी थी। आप प्रिंट की शुरुआत करी थी, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि एक नया ही फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग इन्होंने अपने लिए इजाद किया था। पर कीटागावा उटामारो के बारे में बिना जाने आप ये नहीं समझ सकते कि आखिर कीटागावा उटामारो बात किसके बारे में करती है।
जनरल में आपको एक चीज बता देता हूं, हमेशा से ये देखा गया है कि हर एक कंट्री के अंदर जो शहर है, शहर में रहने वाली या फिर टाउन्स में रहने वाली जो भी फीमेल रही होगी, वो एज कंपेयर टू विलेज में रहने वाली फीमेल से ज्यादा क्या होगी, इंटेलेक्चुअल होगी, क्योंकि उसे पढ़ने का, उसे लिखने का एक फ्रीडम मिला हुआ होगा। तो ठीक वही चीज हमें किटागावा उटामारो के साथ देखने को मिलती है, जो कि टाउन में ही रहा करती थी। अब चलो इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, जानते हैं किटागावा उटामारो के बारे में, क्योंकि किटागावा उटामारो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं किटागावा उटामारो की। तो इनका जो जन्म है बाय बर्थ, ये कहां से थे, ईडो से थे। ईडो में कब इनका जन्म हुआ था, 1753 के अंदर इनका जन्म होता है। कहां, ईडो में। अब बात आती है कि आखिर ये ईडो क्या है। मॉडर्न टाइम टोक्यो को उस समय, मतलब पहले के टाइम पीरियड में क्या कहा जाता था, ईडो कहा जाता था। वॉज वाइडली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एन आर्ट फॉर्म कॉल्ड द उक्यो। ही नहीं हर कर देना, ठीक है ना, ये कुछ ना कुछ जो गलतियां हैं वो चलती ही रहती है, क्योंकि ये पीपीटियां जो है वो तो रोज बनती ही रहती है। ठीक है ना, तो ऐसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, इतनी सी तो ग्रामर अब आप लोगों को भी आती है। आगे बात करते हैं उक्यो, पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। अब ये पिक्चर्स है फ्लोटिंग वर्ल्ड की। अब ये फ्लोटिंग वर्ल्ड क्या होता है और पिक्चर्स उसकी कैसे ले ली इन्होंने, तो देखो, फ्लोटिंग वर्ल्ड मतलब एक ऐसा वर्ल्ड है जो है ना कहीं उड़ रहा है, फ्लोट कर रहा है। और ये जो उड़ने वाली चीजें हैं या फ्लोट करने वाली जो ये चीजें है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी दिमाग में ही हो सकती है। मतलब इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। तो चलो देखते हैं इस इमेजिनेशन को। और द डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, स्पेशली अर्बन वंस। ये जो किटागावा उटामारो का प्रिंट था वो स्पेशली ऑर्डिनरी ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस है, और वो कहां रहता है, अर्बन एरियाज में रहता है, टाउन्स में रहता है, उसके बारे में हमें बताता है कि किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस है। मतलब ये बात करता है शहरों में रहने वाले लोगों के एक्सपीरियंसेस की। ओके, तो किटागावा उटामारो में हमें यही देखने को मिलता है। दिस प्रिंट्स ट्रेवल टू कंटेम्पररी यूएस एंड यूरोप एंड इन्फ्लुएंस आर्टिस्ट। अब देखो होता क्या है ना कि जो ये आर्टिस्ट होते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि आपने एक चीज देखी होगी कि कई सारे ऐसे अब आज के टाइम में आपको सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं जो कई सालों पहले आए थे, अब हम उसका रीमेक करते हैं और आज के टाइम के अकॉर्डिंग उन सॉन्ग्स को लेकर आते हैं। ठीक है ना, तो इंस्पिरेशन जो है वो कहीं से भी कहीं तक पहुंच सकती है। और आर्टिस्ट अगर मैं बात करूं, किसी भी म्यूजिशियन की, किसी भी डांसर की, किसी भी हम बात करें कोरियोग्राफर की, इन सभी लोगों की एक चीज कॉमन है, वो क्या है ना, कुछ चीजें इधर से ली, कुछ चीजें इधर से ली और एक नई चीज बना दी। ठीक है ना, अब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं है ना ये सारी चीजें आपस में होती है इंटरलिंक्ड। तो होता क्या है ना कि उटागावा या फिर ये जो उक्यो है ना, उक्यो पहुंच जाता है उस समय के यूएस और यूरोप के अंदर। वहां के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि इससे तो हमें हमारी आर्टिस्ट्री जो फॉर्म है, मतलब जो हम आर्ट फॉर्म लेकर आते हैं या फिर जो तरीके से हम काम करते हैं, उसमें इसे इंक्लूड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा ही यूरोप के अंदर और यूएस में देखा जाता है। और कुछ आर्टिस्ट जैसे कि हम बात करते हैं मैनेट एंड मोनेट की, साथ ही साथ यहाँ पे बात की गई है वैन गॉग की, इन सभी लोगों ने इस उक्यो प्रिंट को अपनाया ही नहीं, इसके ऊपर उन्होंने काम भी किया था। पब्लिशर्स भी कुछ हमें देखने को मिलते हैं। पब्लिशर्स लाइक दी सुटाया जुजाबुरो आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड कमीशन आर्टिस्ट वुड ड्रू द थीम इन आउटलाइन। होता क्या था, एक पब्लिशर था जिसका नाम था सुताया जुजाबुरो। अब ये जो सुताया था ना, ये सुताया क्या करता था ना, सोचता था दिन भर बैठ के, ठीक है, कि मेरे को ऐसा करना है, मेरे को वैसा करना है। अब जब वो सोच लेता था ना, इमेजिनेशन कर लेता था, तब वो लोगों को पकड़ता था, लोगों को लेकर आता था, उनको बैठाता था, मतलब वो आर्टिस्ट को लाता था, बैठाता था और जैसा उसने सोचा उसी थीम के अंदर वो आउटलाइन भी बनवा दिया करता था। ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। देन अ स्किल्ड वुड ब्लॉक कार्वर पेस्टेड द ड्राइंग ऑन अ वुड ब्लॉक एंड कार्व्ड अ प्रिंटिंग ब्लॉक टू रिप्रोड्यूस द पेंटर्स लाइन। ठीक है ना, अब होता क्या था ना कि जैसे ही एक आउटलाइन बना दी आर्टिस्ट ने, अब इसका काम आगे क्या होता था कि एक स्किल्ड वुड ब्लॉक कार्वर को बुलाया जाता था।
मतलब एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता था जो वुड ब्लॉक के ऊपर है ना सिंबल्स को बना सके। तो सिंबल्स को बनाने के लिए एक वुड कार्वर की जरूरत पड़ती थी, वो आता था, वो बनाता था और उसके बाद वो क्या करता था, एक पेंटर की लाइन में उसे भेज दिया करता था। वहां पे जाके वो जो वुड ब्लॉक है वो उसके ऊपर ये चीजें वहां पे चल जाती थी। इन द प्रोसेस ऑफ द ओरिजिनल ड्राइंग वुड बी डिस्ट्रॉय एंड ओनली प्रिंट्स वुड सर्वाइव। अब एंड में होता क्या था कि जो ओरिजिनल प्रिंट था, मतलब जो पहली बार प्रिंट बनाया गया था, वो तो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी बजाय वहां पे हमें देखने को मिलती है उसी की ही कई सारी कॉपीज। ओके, तो चलो इतना तो हो गया। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा से रहता है आप बच्चों के लिए कि देखो कई बार क्या होता है ना बच्चों, कुछ चीजें जो होती है वो हमें टाइम से पहले ही हमारे लिए है ना मैनेज करनी होती है। ठीक है, मतलब ये क्या है ना, हमें बतानी होती है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। आपको अपनी लाइफ के अंदर एक चीज का हमेशा ध्यान होना चाहिए और वो चीज है आउटकम, वो है आपका गोल। आप कुछ भी करते हो तो उससे पहले ये डिसाइड करो कि आखिर उसका गोल क्या होगा। ठीक है, बिना गोल के किया हुआ कोई भी काम जो है किसी भी जगह तक कभी नहीं पहुंचता है। तो सबसे पहले जरूरी है ना कि आपको अपने लिए इंस्पिरेशन बनना है, आपको यह जानना है कि आखिर चीजें काम कैसे करती है। देखो जो आप लोगों की जो एज है ना जिससे अभी आप लोग चल रहे हो, वो एज एक ऐसी एज है जो बनाना चाहेगी तो आपको बहुत कुछ बना देगी और अगर बिगाड़ना चाहेगी तो बहुत कुछ बिगाड़ भी देगी। तो हमेशा एक चीज को क्लियर रखो माइंड में कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो हमेशा बुरा होगा। और एक चीज और भी रखो कि गोल कैसे काम करने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि बिना गोल के हमारी गाड़ी चलती जाती है, हम कभी गोल के बारे में सोचते नहीं हैं, हम खुद ही बस गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है इन दी एंड, अगर फिर जब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, तो ऐसे कोई भी आपको रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करो अभी से या फिर अभी से करो कोशिशें ताकि आप ये एंड रिजल्ट तक पहुंच सको। ठीक है, बस आज के लिए ज्ञान इतना ही, आगे बढ़ते हैं। एक और पिक्चर हमें देखने को मिल रही है जिसके अंदर एक ये जो प्राणी है ये बड़ा ही दुखी है, ये एकदम मतलब अपने डिप्रेशन के चरम सीमा तक पहुंच चुका है। अब हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसके वजह से इस पर्सन को इतनी टेंशन है कि इतनी नारियां पास में है पर फिर भी वो उस साइड में देख रहा है। ठीक है, पता करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हो क्या रहा है। अ मॉर्निंग सीन यूक्यो प्रिंट बाय द शिमैन क्यूबो लेट 18th सेंचुरी। यूक्यो को लेकर आने वाला कौन था? किटागावा के उस प्रिंट के आने के बाद हम ये देखते हैं एक मॉर्निंग सीन जो है वो बनाया था शिमैन क्यूबो ने। उसने ये देखा कि किस तरीके से हमारे आसपास में चीजें काम कर रही है। एक मॉर्निंग सीन जो है उसने क्रिएट किया। मॉर्निंग सीन वो बताता है कि आखिर उस समय में किस तरीके से जो एक मॉर्निंग का मतलब एक जो ऑर्डिनरी हाउस होल्ड है उसका सिनारियो रहता होगा। उस ऑर्डिनरी हाउस होल्ड के सिनारियो में हमें यह देखने को मिलता है कि जो मेल है वो मेल तो सिर्फ बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा और घर के सारे काम जो है वो जो महिलाएं हैं, वो जो वुमेन्स है वो करती जा रही है, जैसे कि चाय बनाना और घर के अदर जो भी वर्क्स होंगे वो करना। अ मैन लुक्स आउट ऑफ द विंडो एट द स्नोफॉल। एक पर्सन जो है टाइम पास कर रहा है बाहर स्नोफॉल को देखते हुए और जो वुमन है वो प्रिपेयर कर रही है टी और साथ ही साथ परफॉर्म कर रही है अदर डोमेस्टिक ड्यूटीज। डोमेस्टिक ड्यूटीज आर द ड्यूटीज विच आर बताओ क्या कुछ तो याद होगा? नहीं देखो डोमेस्टिक ड्यूटीज वो होती है ना कि जो घर के डेली चोर्स जो होते हैं, जो दिन भर के हमारे काम होते हैं ना, उन्हें ही हम डोमेस्टिक ड्यूटीज कह सकते हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे पहुंच जाते हैं एक बड़े ही सीरियस पर्सन की तरफ जिनकी पूरी लाइफ स्टोरी ऑटोबायोग्राफी हमारी बुक के अंदर थी। बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही होनहार, जिनका नाम था जोहानन गुटेनबर्ग। अब जोहानन गुटेनबर्ग ने क्या किया था, उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वो भी 2 सेकंड में। 1 2 मैं बता देता हूं क्या था। जोहानन गुटेनबर्ग ने एक प्रेस बनाई थी जिसका नाम था गुटेनबर्ग प्रेस। उस प्रेस का काम था क्या?
उस प्रेस का काम था प्रिंट करना। ठीक है, एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी जोहानान गुटेनबर्ग ने 1584 का, ये एक उन्हीं का पोर्ट्रेट है। अब देखो उस समय में ऐसे कैमरास नहीं आए थे जिससे कोई टाइप की सेल्फी ली जा सके, तो ऐसे में यही एक तरीका था और वो तरीका था पोर्ट्रेट बनाने का। एक पोर्ट्रेट बनवा दिया जाता था हर किसी पर्सन के थ्रू कि हाँ हमारी यादें जो हैं हमारे घर वालों के पास रहे, और इस पास की यादों के लिए वो पोर्ट्रेट बनवा दिया करते थे। 1854 की बात है। आगे चलते हैं, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है ना। अब देखो एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रिंट को हम गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस कहेंगे। ठीक है ना। और ये जो चीज है, अब देखो मैं एक एक पार्ट बता देता हूं इसके। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये तो है इसका फ्रेम, इसे हम कहते हैं उसका फ्रेम। ओके, दिख रहा होगा आप लोगों को, लिखा हुआ भी है। ठीक है, इसे हम कहेंगे स्क्रू। ठीक है, क्योंकि इसी को ही टाइट कर रहा है। ये है एक हैंडल, ये है प्लेटन। प्लेटन का मतलब होता है प्लेट्स। ओके, उसके ऊपर ही प्लेट्स होती है। प्रिंटिंग ब्लॉक ओवर प्लेस्ड पेपर। ठीक है ना। और यहाँ के बीच में हमें एक पेपर देखने को मिलता है, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे हमें एक पेपर देखने को मिलता है। तो ये थी जोहानान गुटेनबर्ग की गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ इसके बारे में। नोटिस द लॉन्ग हैंडल अटैच टू दी स्क्रू। देखो ये रहा एक स्क्रू, स्क्रू से अटैच हो रखा है एक ये लॉन्ग हैंडल। ठीक है, उसको अपनी पावर के थ्रू ये जो पर्सन है वो घुमाने की कोशिश कर रहा है। दिस हैंडल वाज यूज्ड टू टर्न द स्क्रू एंड प्रेस डाउन द प्लेटन ओवर द प्रिंटिंग ब्लॉक दैट वाज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ शीट ऑफ अ डैम्प पेपर। पेपर रखा जाता था, ठीक है, पेपर के ऊपर वो आ जाता था स्क्रू और प्लेटन। अब ये स्क्रू और प्लेटन क्या करते थे, स्क्रू के थ्रू तो वो पर्सन जो है उसको खींच के साइड में लेके जाता था, प्रेशर देने का काम करता था, और जो ये प्लेटन है वो उस पेपर के ऊपर ऐसे लग जाया करता था। आगे चलते हैं। गुटेनबर्ग डेवलप्ड मेटल टाइप्स फॉर ईच ऑफ द 26 कैरेक्टर्स ऑफ द रोमन अल्फाबेट। अब गुटेनबर्ग ने क्या किया ना, 26 अल्फाबेट्स बनाए। ठीक है, 26 अल्फाबेट्स उसने बनाए, और उसे बनाने के बाद उसे वो क्या करता था, वो उनके ऊपर सिंबलाइज के थ्रू यूज करता था, उन सिंबल्स को यूज करके वो प्रिंट किया करता था। एंड डिवाइस द वे ऑफ मूविंग देम अराउंड सो एज टू कंपोज डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, वो अपने तरीके से उनमें से वर्ड्स रखा करता था और उसके अकॉर्डिंग ही फिर उसे छाप दिया करता था। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में ही। This came to be known as the movable type printing machine. गुटेनबर्ग प्रेस को ही मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंट भी कहा जाता था क्योंकि उसे मूव करना पड़ता था। ठीक है ना। एंड इट रिमेन्ड द बेसिक प्रिंट टेक्नोलॉजी ओवर द नेक्स्ट 300 ईयर। और यही अगले 300 ईयर्स तक एक बेसिक प्रिंट टेक्नोलॉजी रहने वाली थी। तो इस वजह से आप ये समझ सकते हैं कि गुटेनबर्ग की जो प्रेस है वो उस समय के अकॉर्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज एक नया फोन लॉन्च होता है और अगले कुछ मंथ्स में उसका दूसरा मॉडल भी आ जाता है। पर इस मशीन के मॉडल्स तो बहुत आए थे, पर एक्चुअली ये जो मशीन है उसका जो बेसिक्स थे वो 300 ईयर्स तक यूज किए गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स आ गई थी। Books could now be produced much faster than was possible when each print block was prepared by carving a piece of wood by hand। ठीक है ना। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से बहुत तेज जो है ये प्रिंटिंग हमें देखने को मिलती थी। द गुटेनबर्ग प्रेस कुड प्रिंट 250 शीट ऑन वन साइड पर आवर। जो गुटेनबर्ग प्रेस थी ना वो एक घंटे के अंदर 250 शीट्स को प्रिंट कर सकती थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ पेजेस देखते हैं गुटेनबर्ग प्रेस के। पेजेस ऑफ गुटेनबर्ग्स बाइबल, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन यूरोप। पहली ऐसी बुक जिसको प्रिंट किया गया था यूरोप के अंदर, वो कौन सी थी, वो थी बाइबल। ठीक है, बाइबल को प्रिंट किया था किसने, बाइबल को प्रिंट किया था गुटेनबर्ग प्रेस ने। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग प्रिंटेड अबाउट 180 कॉपीज ऑफ विच नो मोर देन 50 हैव सर्वाइव्ड। अब देखो गुटेनबर्ग की सोच अच्छी थी, उसने 180 कॉपीज तो तैयार कर दी थी बाइबल की, पर आज के टाइम में ऐसी सिर्फ और सिर्फ 50 बाइबल जो है वही सर्वाइव करती है। लुक एट दिस पेजेस ऑफ गुटेनबर्ग्स बाइबल केयरफुली। बहुत ढंग से देखना, कुछ छूट ना जाए। देखो अब यहाँ पे हमें वर्ड्स तो देखने को मिल ही रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पे कुछ हमें है ना अलग ही टाइप के ये है ना सजावटी वर्क्स देखने को मिलता है, ठीक है ना। इधर देखो, इधर देखो, इधर ये पिक्चर्स देखो, ये बनाना करना, ठीक है ना। ये सारी चीजें भी अलग से हमें इसमें देखने को मिलती है। जो गुटेनबर्ग की प्रेस थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन वर्ड्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया करती थी। ये जो बाकी चीजें है ना, ये बनाने करने का काम ये बाकी लोगों को हुआ करता था, ये गुटेनबर्ग की प्रेस नहीं करती थी। आगे देखते हैं, they were not just products of new technology. The text was printed in the new Gutenberg press with metal type, but the borders were carefully designed and painted and illuminated by hand by राइटर्स अपने हाथों से करते थे। नो टू कॉपीज वर दी सेम, जो टू कॉपीज है वो एक जैसी नहीं होती थी, क्योंकि एक कॉपी के अंदर वर्ड्स एक जैसे हो सकते हैं पर जो पेंट्स हैं वो अलग अलग देखने को मिलते थे। मतलब है ना, किसी ने कुछ और पेंटिंग बना दी, किसी ने कुछ और पेंटिंग बना दी। एवरी पेज ऑफ ईच कॉपी वॉज डिफरेंट इवन व्हेन टू कॉपीज लुक सिमिलर, अ केयरफुली कंपैरिजन विल रिवील डिफरेंसेस। हो सकता है कि कुछ कॉपीज एक जैसी दिखने में लग भी जाए, पर अगर ढंग से देखोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिल ही जाता था। एलिट्स एवरीवेयर प्रीफर्ड दिस लैक ऑफ अ यूनिफॉर्मिटी, व्हाट दे possessed then could be claimed as unique, for no one else owned a copy that was exactly the सेम। ऐसा कोई था ही नहीं जिसके लिए कोई कॉपी जो है एग्जैक्टली सेम हो। एलिट्स के लिए ये किया गया था ताकि एलिट्स के पास हर एक चीज जो है यूनिक पहुंच सके। इन दी टेक्स्ट यू विल नोटिस द यूज ऑफ कलर विद इन दी लेटर्स इन दी वेरियस प्लेसेस। आपने इस पूरे टेक्स्ट के अंदर कई सारे कलर्स वगैरह तो देख ही लिए होंगे जो अभी हमने देखे हैं। अगली स्लाइड पे है, दिस हैड टू फंक्शंस, इसके अब दो फंक्शन हुआ करते थे। इट एडेड कलर टू दी पेज, से पेज के ऊपर कलर भी आ जाया करता था और हाईलाइट करता था होली वर्ड्स को, ठीक है, जो कि एम्फसाइज करते थे एक सिग्निफिकेंस को। बट द कलर ऑन एवरी पेज ऑफ द टेक्स्ट वाज एडेड बाय हैंड, ठीक है ना, पर ये हाथों से काम होता था, पिक्चर्स वगैरह का या फिर कलर्स वगैरह ऐड करने का काम हाथों से होता था। Gutenberg printed the text in black, leaving spaces where the color could be filled in later। देखो एक बार देख लेते हैं वापस से, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी, कि जल्दी जल्दी तो हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। ये देखो, ये रहा और बस यही रहा, ठीक है ना, यहीं पे होली जो भी इसका था। आगे चलते हैं, एक और पिक्चर हमें देखने को मिलती है, जो पिक्चर है अ प्रिंटर्स वर्कशॉप। एक प्रिंटर की वर्कशॉप की क्या पिक्चर रहती होगी वो इसमें हमें देखने को मिलती है। 16th सेंचुरी की ये एक पिक्चर है। इससे पहले हमने एक और पिक्चर देखी थी जिसके अंदर हमने इंडिया के बारे में देखा था कि इंडिया में कैसे प्रिंट होता हुआ हमें देखने को मिलता था बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, ठीक है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें एक प्रिंटर की वर्कशॉप के अंदर 16th सेंचुरी में काम होता हुआ देखने को मिलता है। This picture depicts what a printer shop looked like in the 16th century। तो देख लो, आइडिया लगा लो, ठीक है ना। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। देखो, ये पड़ी गुटेनबर्ग की प्रेस, ये पर्सन यहाँ पे कुछ ना कुछ डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, ये पर्सन जो है कुछ ना कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं, और ये लोग जो है शायद प्रूफ रीडिंग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑल द एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन अंडर वन रूफ, ठीक है ना, सारे काम एक रूफ के अंदर ही होते थे। इन दी फोरग्राउंड ऑन दी राइट कंपोजिटर्स आर एट वर्क, ठीक है ना, फोरग्राउंड के अंदर कंपोजिटर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। देखो, ये कंपोजिटर्स होते हैं, ठीक है ना, इन्हें हम कंपोजिटर कहते हैं। ये कंपोज कर रहे थे सारे वर्क को। आगे देखने को मिलते हैं क्या, वाइल ऑन दी लेफ्ट गैलरीज आर बीइंग प्रिपेयर्ड एंड इंक इज बीइंग अप्लाइड ऑन दी मेटल टाइप्स। In the background, the printers are turning the screws of the press, and near the proofreaders are at work, ठीक है ना। proofreaders बता दिए थे कहाँ पे, ये proofreaders थे, ठीक है, ये रहे proofreaders। आगे बात करते हैं, right in the front is the final product, the double page printed sheets stacked in neat piles waiting to be बाउंड, ठीक है ना, ये बंधने का वेट कर रही है। देखो यहाँ कहीं ना कहीं इसके पाइल्स, हाँ ये देखो ये पाइल्स पड़े हैं, ठीक है ना, ये ढेर पड़ा है। पाइल का मतलब आप ये कह सकते हो ढेर पड़ा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर चलते हैं, पहुंच गए। आगे देखते हैं, जेवी स्केले की एक एल एम्पर में 1739 का ये एक प्रिंट हमें देखने को मिलता है। इस प्रिंट की खासियत ये है कि इस प्रिंट के अंदर उस समय के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंट से रिलेटेड लोग थे ना, वो हमें देखने को मिलते हैं इस एक पिक्चर के अंदर। एक बार देखोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा कि कहां पे है, कौन है, ढूंढते रह जाओगे, ठीक है ना। अच्छे से देखोगे तो पता पड़ेगा। देखो, ये रहा
ठीक है, ये एक वुमन बैठी है, उसके हाथ में एक ये देखो यहाँ पे ढंग से देखो, एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, ये सारे आपको प्रिंट मिलेंगे जो उस टाइम के इंपॉर्टेंट जो लोग थे ना प्रिंट को लेके, उन सभी की पिक्चर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मैनी इमेजेस प्रोड्यूस्ड इन अर्ली मॉडर्न यूरोप सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ प्रिंट। अब जो प्रिंट आ गया था तो उसका हम सेलिब्रेशन करना भी जरूरी था, तो प्रिंट को लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये कब का प्रिंट है, तो ये अर्ली मॉडर्न यूरोप के अंदर ये देखा गया प्रिंट है, मतलब पहली बार यूरोप के अंदर ही शुरुआती दौर के अंदर देखने को मिल गया था। ठीक है ना, यू कैन सी द प्रिंटिंग प्रेस डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन कैरिड बाय अ गॉडेस। अब आप ये देख रहे हो कि देखो ये गॉडेस है, ठीक है ना, कोई इनकी देवी वगैरह है। अब ये जो देवी जो भी है गॉडेस, वो क्या कर रही है, इनके लिए प्रिंटिंग प्रेस को लेके नीचे आ रही है। मतलब भगवान से इसकी तुलना कर दी थी कि भगवान खुद लेकर आ रहे हैं नीचे प्रिंटिंग प्रेस को। गुटेनबर्ग तो सिर्फ एक जरिया था, बाकी लेकर आने वाले तो भगवान ही थे। ठीक है, कोई यूएफओ उस टाइम आया होगा और जो छोड़ के चला गया होगा। ठीक है ना, ऑन टू साइड्स ऑफ द गॉडेस ब्लेसिंग द मशीन आर मिनर्वा द गॉडेस ऑफ विजडम। ठीक है ना, ये है देखो, ये है गॉडेस ऑफ विजडम। विजडम का मतलब होता है जो नॉलेज की, हमारे इंडिया के अंदर जिन्हें हम सरस्वती देवी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये है सरस्वती देवी, विजडम। ठीक है, गॉडेस ऑफ विजडम। एंड मर्क्यूरी द मैसेंजर गॉड ऑल्सो सिंबलाइजिंग रीजन। ठीक है ना, ये है मर्क्यूरी। ठीक है, ये किसी ना किसी रीजन के लिए ही देखने को हमें यहाँ मिलता है। और ये रीजन क्या है, ये एक मैसेंजर है गॉड का। मतलब अब क्या करते हैं, देवी जी यहां तक तो लिए, अब ये नीचे थोड़ी लेकर आएगी लोगों के बीच में। ये मैसेंजर जो है वो इनका ये जो मैसेज है, ये जो मशीनरी है, इसको यहां से उठा के नीचे तक ले जाने का काम करने वाले हैं। द वुमेन इन द फोरग्राउंड आर होल्डिंग plaques with the portraits of 6 pioneer printers of different countries। 6 pioneer printers आपको मैंने बता दिए हैं, 1 2 3 4 5, छठे कहाँ है, छठे थोड़े गुम से गए हैं या फिर कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। ठीक है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। देखो अब मुझे तो 5 ही मिले हैं, 6th वाला जिसको भी पर्सन मिलता है उसको कैडबरी सेलिब्रेशन मेरी तरफ से कि आप सेलिब्रेट कर सकते हो। आगे बात करते हैं, इन द मिडिल ग्राउंड ऑन द लेफ्ट फिगर एंड क्या है, एंड सर्किल्ड इज द पोर्ट्रेट ऑफ गुटेनबर्ग। ओहो, गुटेनबर्ग सर ये रहे, देखो ये है कि कौन, ये है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग का भी एक पोर्ट्रेट हमें देखने को इसमें मिलता है। द मैकेबरी डांस, अब ये क्या है, एक मैकेबरी डांस है। अब ये मैकेबरी डांस क्या था उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि आखिर क्या था ये। ठीक है ना, अब डांस यहाँ पे कौन कर रहा है, पहली बात तो एक ये पर्सन कर रहे हैं, एक ये पर्सन कर रहे हैं, एक ये पर्सन कर रहे हैं। और पर्सन नहीं, मैं इन्हें थोड़ा सा भूत पिशाच की श्रेणी में रखूंगा, मतलब मैं कहूंगा कि ये एक घोस्ट है। ठीक है, अब ये ऐसा क्या है, क्या बताना क्या चाह रहा है ये मैकेबरी डांस। ठीक है, देखते हैं। The 16th century print shows how the fear of printing was dramatized in visual representation of the time। उस समय लोगों को लगता था कि जो ये प्रिंट है ना, इससे लोगों के सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। लोग जो है भगवान पे विश्वास करना बंद कर देंगे, रीजन और साइंस की बातें करने लग जाएंगे, जिससे है ना एक उनके बीच में डर आएगा। ठीक है ना, डर कैसा आएगा, उन्हें ये लगेगा कि कहीं ना कहीं जो हम लोग आज काम कर रहे हैं वो कभी ना कभी जाके गलत होने वाला है। तो ये देखो यहाँ पे गुटेनबर्ग की प्रेस है, यहाँ पे कोई ना कोई एक पर्सन जो है वो काम कर रहा है, यहाँ पे भी एक कोई पर्सन काम कर रहा है, और ये भूत वगैरह जो है या फिर मैं कहूँ भूत पिशाच वो यहाँ पे खड़े होके इनसे काम करवा रहे हैं। मतलब लोगों को बताया जा रहा है कि जो ये प्रिंट है ना, ये तो बस है ना, ये जो लोग ऐसे होते हैं जो क्या कह सकते हैं, जिनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह जो होता है ना, वही लोग प्रिंटिंग वगैरह करते हैं, बाकी तो कोई प्रिंटिंग वगैरह नहीं करता है। In this highly interesting woodcut, the coming of print is associated with the end of the world। लोगों ने ये भी सोच लिया था कि ये प्रिंट अगर ज्यादा टाइम तक रहा तो पूरा का पूरा वर्ल्ड इसकी वजह से खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा सोचा, पर ऐसा तो कुछ ही नहीं हुआ। प्रिंट के आने की वजह से सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि आपका सिलेबस बड़ा हो गया है। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंटीरियर ऑफ द प्रिंटर्स वर्कशॉप हियर इज द साइट ऑफ अ डांस ऑफ डेथ। ठीक है, मैकेबरी डांस जो है वो डांस है, डांस ऑफ डेथ। यहाँ पे इन लोगों के सर के ऊपर ये जो है भूत या फिर ये जो डांस कर रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं डेथ का। ठीक है ना, स्केलेटल फिगर्स कंट्रोल द प्रिंटर्स एंड हिज वर्कर्स। ठीक है ना, प्रिंटर्स वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं स्केलेटल्स। डिफाइन एंड डिक्टेट व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज टू बी
प्रोड्यूस। ये लोगों को, ये इनको बता रहे हैं कि क्या आपको प्रोड्यूस करना है, क्या आपको बनाना है। मतलब कहीं ना कहीं बातें की जा रही है कि देखो ये जो चीजें चल रही है ना, ये गलत है, ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। द नोबिलिटी एंड द कॉमन पीपल बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अ कार्टून ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। नोबेलिटी और कॉमन पीपल के बीच में एक डिफरेंस बताया गया है। कब की बात है? 18th सेंचुरी की। नोबेलिटी, नोबल्स कौन होते हैं? तो देखो हम ये देखते हैं कि 18th सेंचुरी यूरोप के अंदर हमें कई सारी क्लासेस देखने को मिलती है, क्लर्जीज देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं नोबल्स, और उसके नीचे हमें थर्ड स्ट्राटा देखने को मिलता है। क्लर्जी और नोबल्स मिलके है ना परेशान करते थे कॉमन पीपल को, ठीक है, जो कि थर्ड टायर में आते थे। जो क्लर्जीज होते थे वो होते थे प्रेस्ट, जो नोबल्स होते थे वो लोग हुआ करते थे जिनके पास बड़े बड़े से लैंड्स हुआ करते थे, मतलब बहुत पैसे वाले लोगों को नोबल्स कहा जाता था, ठीक है। और एंड में हमें देखने को मिलता था थर्ड टायर। थर्ड टायर मतलब हमारे जैसे आम लोग, मिडिल क्लास लोग जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं कि देखो नोबल्स के तो मजे ही मजे हैं, प्रॉब्लम तो किसके जीवन में है? जो कॉमन मैन है, जो कॉमन पीपल है, उनके जीवन में ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ओके, 18th सेंचुरी का प्रिंट है। द कार्टून शोज हाउ द ऑर्डिनरी पीपल, पीजेंट्स, artisans and workers had a hard time while the nobility enjoy life and oppressed them, ठीक है ना। हम ये देख रहे हैं कि कितना मुश्किल भरे हालातों से पीजेंट्स, ये रहे, देखो ये रहे पीजेंट्स, ये रहे कौन? ये रहे आर्टिसंस, वर्कर्स, ये हमें यहाँ काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये जो नोबल्स है ना, ये तो देखो यहाँ पे मजे से अपनी जीवन को चला रहे हैं, इन्हें तो कोई जीवन में दुख नाम की चीज है ही नहीं, डिप्रेशन विप्रेशन जैसी कोई चीज इन्हें देखने को ही नहीं मिलती। प्रॉब्लम तो यहाँ आर्टिसंस का, जो हमारे पीजेंट्स है, जो वर्कर्स भाई लोग हैं, उन लोगों के जीवन में ही देखने को मिलती है। सर्कुलेशन ऑफ कार्टून्स लाइक दिस वन हैड एन इंपैक्ट ऑन द थिंकिंग ऑफ पीपल बिफोर द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से पहले के टाइम में ही ऐसे प्रिंट हमें ज्यादातर देखने को मिलते थे। रेवोल्यूशन होता क्यों है? रेवोल्यूशन इसलिए ही तो होता है क्योंकि किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को किसी दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन से दिक्कत होती है। वो बोलते हैं कि अब हमें इनका रूल नहीं चाहिए, इनको यहां से हटा दो। तो बस वही चीज अब हम यहाँ पे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ गए हैं। फ्रंट पीस ऑफ पेनी मैगजीन, ठीक है ना। एक फ्रंट का पीस दिया गया है, मतलब आप ये कह सकते हो अरे मैगजीन का कवर पेपर है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। एक मैगजीन है, उसका कवर पेपर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मैगजीन है इसको हम कहते हैं पेनी मैगजीन। पेनी मैगजीन मतलब जो कि एक पेनी के अंदर आ जाया करती थी, मतलब बहुत ही ज्यादा सस्ती हुआ करती थी, ठीक है ना। अब कोई बच्चे पूछेंगे सर कितनी सस्ती हुआ करती थी, बताइए तो सही, ठीक है। तो पहली बात, मैं हमेशा एक बार आपको कहता हूं, मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं हूं। इकोनॉमिक्स के टीचर जो है वो आयुषी मैम है, उनसे जाके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि मैम बताइए पेनी क्या है, और ये सारी जो करेंसीज वगैरह की जो वैल्यूज है वो आप उनसे पूछे तो ज्यादा बेटर होगा। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव यू आंसर। ओके, पेनी मैगजीन वाज पब्लिश्ड बिटवीन 1832 एंड 1835 इन इंग्लैंड बाय द सोसाइटी, ठीक है ना। पेनी सोसाइटी ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज। अब देखो होता क्या था ना, पेनी मैगजीन जो है 1835 के अंदर हमें देखने को मिल गई थी, बस इतना ध्यान रखो। इट वॉज एम प्राइमरली एट द वर्किंग क्लास। सस्ती होती थी, हर कोई अफोर्ड कर सकता था, हर कोई बाय कर सकता था। और हर कोई का मतलब है क्या? अगर उस समय अगर 90% लोग जो है गरीब है तो 10% लोग ही तो अमीर है। तो ये जो बुक्स थी वो किन के लिए थी? वो उन 90% गरीब लोगों के लिए ही हमें देखने को मिलती है। ज्यादा डिस्कशन इसके बारे में हम नहीं करेंगे। अगला ये जो हमें देखने को मिल रहा है पिक्चर, वो देखने को मिलता है एडवर्टीजमेंट एट अ रेलवे स्टेशन इन इंग्लैंड, अ लिथोग्राफ बाय अल्फ्रेड कॉनकैनन 1874। 1874 के अंदर प्रिंट जो था वो अपने एक लेवल तक पहुंच चुका था, जिस समय हम देखते हैं कि हर जगह प्रिंट्स देखने को मिलते हैं। जब हम बात करते हैं रेलवे स्टेशंस की, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स की, बिल्डिंग्स की, हर जगह प्रिंट 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 प्रिंट। ऐसा ही हमें देखने को मिलता है रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे हमें हर एक जगह पे पोस्टर्स लगे हुए देखने को मिलते हैं। देखो भर रखा है इंग्लैंड का रेलवे स्टेशन सिर्फ और सिर्फ पोस्टर्स से। किससे? पोस्टर से देखने को मिलता है। ये बता रहा है कि देखो उस टाइम लोगों के बीच में प्रिंट की कितनी वैल्यू हो चुकी थी। धीरे धीरे ये होता जा रहा है बच्चों कि जो ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट था ना, उसकी वैल्यू अब कम होती जा रही है। ज्यादातर जो वैल्यू अब चल रही है वो डिजिटल की चल रही है। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो डिजिटल एडवर्टीजमेंट पे बिलीव रखते हैं। मतलब जो फेसबुक एड्स आप देखते हैं, गूगल एड्स आप देखते हैं, इन सभी चीजों के बारे में अब लोग ज्यादा जानते हैं और प्रिफर करते हैं।
प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट एंड नोटिसेस वर प्लास्टर्ड ऑन स्ट्रीट वॉल्स, रेलवे प्लेटफॉर्म्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। ठीक है ना, इन सारी जगहों पे ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अब एक गीता गोविंद है, जयदेव ने लिखा था 18वीं सेंचुरी का, ये उसका एक पेज हमें देखने को मिल रहा है। गीत गोविंद है तो सबसे पहले नमस्कार, दिस इज अ पाम लीफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अकॉर्डियन फॉर्मेट। ठीक है, अकॉर्डियन फॉर्मेट मतलब इसके एक साइड से ये बंधा रहता होगा ऐसे, ठीक है ना, एक जगह से इसको स्टिच कर दिया जाता था, साथ ही साथ इसको लिखा किस पे गया है, पाम लीव्स के ऊपर लिखा गया है। और ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का मनुस्क्रिप्ट है, हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, पेजेस फ्रॉम द दीवान ऑफ हाफिज 1824। ठीक है, दीवान ऑफ हाफिज से कुछ पेजेस हमें देखने को मिलते हैं, 1824 की ये बुक हमें देखने को मिलती है। तो चलो क्या था, हाफिज वॉज अ 14th सेंचुरी पोएट। हाफिज एक क्या था, एक पोएट था। ठीक है, कब था, ये 1824 में था। ठीक है, वो कलेक्टेड वर्क्स आर नोन एज दीवान, और उसने जो भी काम किया ना उसका एक कलेक्शन जो है उसे दीवान के नाम से जाना जाता है। मतलब देखो, एक पोएट था, उसने कई सारी पोएट्रीज वगैरह लिखी होगी, उसका जो एक कलेक्शन बनाया, एक एल्बम बनाया ना, उस कलेक्शन या फिर एल्बम को हम दीवान के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, नोटिस द ब्यूटीफुल कैलीग्राफी एंड एलैबोरेटेड इलस्ट्रेशन एंड डिजाइन। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे कितना अच्छा सा है ना इलस्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है, कितने अच्छे से ये पेंट्स और जो लिथोग्राफिक्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। ये देखो कई सारी पिक्चर्स देखने को मिलती है, इवन ये पिक्चर देखने को मिलती है। आप समझ सकते हो कितना ये लोग आगे बढ़ चुके थे उस समय में, देख के आप समझ ही गए होंगे। आगे चलते हैं, manuscript like the continue to be produced for the rich even after the coming of the letterpress। ठीक है, ये जो बुक्स है ना, ये लेटरप्रेस आने के बावजूद भी चलती रही थी। क्यों, अमीरों के लिए, जिसके पास पैसा है उसको क्या ही दुख है जीवन में। ठीक है ना, तो उनके लिए ये जो चीजें हैं ये उस समय भी चलती रही थी। आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं, पेजेस फ्रॉम द ऋग्वेदा। हमारे शास्त्रों में 4 वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। उसमें से एक वेद हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारे वेदों में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदों के अंदर हमें हमारी एंशिएंट नॉलेज देखने को मिलती है। हम हमेशा देखेंगे कि इंडिया का जो हिस्ट्री के अंदर जितना भी हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, जितना भी हमारा ऑल ओवर चीजें रही है, वो हमारे वेदों में ही हमें देखने को मिलती है। और सबसे मजे की बात तो ये भी है कि अभी के समय में हम इन वेदों से दूर होते जा रहे हैं, पर जो बाहर के लोग हैं जो जानते हैं कि आखिर इन वेदों में क्या लिखा हुआ है, क्या उनमें नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं इन नॉलेज को लेने के लिए इनके पास आते जा रहे हैं। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि इंडियंस जो है वो वेदों को भूल सकते हैं, पर जो बाहर के फॉरेनर्स हैं वो इनको ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ने वाले हैं। पेजेस फ्रॉम द ऋग्वेदा हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस इन इंडिया टिल मच आफ्टर द कमिंग ऑफ प्रिंट। ठीक है ना, प्रिंट के आने के बावजूद भी जो वेदा वगैरह थे ना वो उस समय बहुत ज्यादा फेमस थे। मनुस्क्रिप्ट्स वगैरह जो थी हाथ से लिखी हुई वो उस समय तक भी बनाई जा रही थी, इसलिए ही ये तो ऋग्वेद का एक प्रिंट हमें देखने को मिलता है। नहीं तो अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो वो तो हजारों साल पुराना है, और हजारों साल पुरानी चीज का प्रिंट कैसे मिल सकता है। ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि इसके क्या है, प्रिंटिंग वगैरह चलती रही थी। आगे चलते हैं, दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज प्रोड्यूस्ड इन द 18th सेंचुरी इन द मलयालम स्क्रिप्ट। ठीक है ना, मलयालम लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया था। स्क्रिप्ट मतलब लिखा गया हुआ, प्रिंट जो है ये रिटन किया हुआ है उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं अगली पिक्चर की तरफ। राजा ऋतुध्वज रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मदसला फ्रॉम द कैपिटिविटी ऑफ डेमन्स, प्रिंट बाय राजा रवि वर्मा। ठीक है ना, रवि वर्मा ने ये प्रिंट को बनाया था। इस प्रिंट के अंदर राजा, किस राजा की बात है, ऋतुध्वज की बात की जा रही है, जो कि डेमन्स मतलब दुश्मनों के एक है ना चंगुल से छुड़ा कर ला रहे हैं प्रिंसेस को, जिन प्रिंसेस का नाम है मदलसा। ठीक है ना, राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इन नंबरफुल मैथोलॉजिकल पेंटिंग्स दैट वर प्रिंटेड एट द राजा रवि वर्मा प्रेस। ठीक है ना, रवि वर्मा प्रेस के अंदर इन्हें प्रिंट किया जाता था, वो तो कुछ भी कर सकते थे। अब इस पिक्चर के अंदर हमें पिक्चर के साथ एक मैसेज भी देखने को मिलता है, जो कि हमें बताता है कि किस समय किस तरीके से उस समय के एक इंडियन मेंटेलिटी को हम इस पिक्चर के इसके अंदर, इस पोर्ट्रेट के अंदर उतार
पाए हैं। तो देखो द इंडियन, क्या नाम है, द कवर पेज ऑफ इंडियन चारवरी, ठीक है। अब ये चारवरी क्या होती थी, तो चारवरी का मतलब देखो, एक सेकेंड यहां से देखो, ठीक है, यहां से देखो। द इंडियन चारवरी वाज वन ऑफ द मेनी जनरल्स ऑफ द कैरिकेचर्स एंड सटायर पब्लिश्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी के अंदर ये कुछ कैरिकेचर्स वगैरह बनाए जाते थे, मतलब है ना, आप ये कह सकते हो पेंटिंग वगैरह बनाई जाती थी, ये प्रिंट वगैरह जो थे वो उस समय में बनाए जाते थे, ठीक है ना। और 19th सेंचुरी की बात है तो आप ये समझ ही सकते हो कि इंडिया के अंदर रेवोल्यूशन शुरू हो चुके थे। इंडिया में रेवोल्यूशन की डिमांड की जाती है, ठीक है ना, इसीलिए ही तो मूवमेंट चलाए जाते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव लाना, बदलाव लाने के लिए मूवमेंट चलाए जाते हैं, ठीक है ना। नोटिस दैट द इंपीरियल ब्रिटिश फिगर इज पोजीशन राइट एट द सेंटर, ठीक है ना। जो देखो इंपीरियल जो ब्रिटिशर्स है वो तो एकदम बीचों बीच सेंटर में बैठा है, ठीक है ना, और सेंटर में बैठ के सिर्फ अपना ज्ञान जो है वो इन लोगों को दे रहा है कि देखो मेरा जो कहना है वो मानो, जो मैं कह रहा हूं वो आप लोगों को करना है। या आसपास में इंडियन लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। बस इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ इसमें बात नहीं की गई है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक एलिफेंट देखने को मिलता है। इंडिया को सिंबलाइज जो करने के लिए एलिफेंट का ही यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ही इज अथॉरिटेटिव एंड इंपीरियल, टेलिंग द नेटिव व्हाट इज टू बी डन, द नेटिव सिट ऑन आइदर साइड ऑफ हिम, ठीक है ना, एक दूसरी साइड में देखने को मिलते हैं। Civil and submissive, the Indians are being shown a copy of a Punch, the British Journal of Cartoons and Satire. You can almost hear the British master say, "This is the model produced Indian versions of it." ठीक है ना, मतलब इन्होंने बता दिया कि देखो ये एक बुक है, इस बुक के अंदर हमने लिख रखा है कैसे कैसे काम करना है। अब आपको तो इतनी समझ है नहीं कि आप इसको बना सको, तो हम आपके लिए बना के लाए हैं, तो समझ लो, पढ़ लो और काम करना शुरू हो जाओ। आगे बढ़ते हैं, अगले पिक्चर की तरफ हम चलते हैं। घोर कली, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। घोर कलयुग वो दौर है, वो समय है जब हम देखेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। घोर कलयुग, अभी जो आप जिस फेज में हम अभी चल रहे हैं उसे हम कहते हैं कलयुग। कलयुग का मतलब होता है कि अभी आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो एक दूसरे के लिए काम नहीं करते, वो काम करते हैं खुद के लिए। मतलब लोग जो है वो सेल्फिश हो चुके हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ मतलब है, उन्हें सिर्फ काम है अपने से, ठीक है ना। तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में यही होगा कि एंड में घोर कलयुग आएगा जब कोई किसी की नहीं सुनेगा, इंसानियत के लिए खत्म हो चुकी होगी। इन दी एंड हम ये देखेंगे कि सभी लोग जो है वो भी खत्म हो जाएंगे, पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। इसे हम घोर कलयुग कहते हैं और इसे ही इंग्लिश में घोर गली कहा गया है। यहाँ पे आगे देखते हैं। कलर्ड वुडकट लेट 19th सेंचुरी, और कब आया हुआ है ये, लेट 19th सेंचुरी में आया हुआ है। अब इस प्रिंट के अंदर हमें खास क्या देखने को मिल रहा है, तो देखो ये देखने को मिल रहा है, ये एक है पर्सन, ठीक है ना। अब क्यों, पता नहीं क्यों ऐसा है कि एक जो फीमेल है वो यहाँ है और यहाँ पे हमें उसके हाथ में कुछ और भी एनिमल या फिर कोई बर्ड हमें देखने को मिलता है। और उसने क्या कर रखा है, किसी और फीमेल को पकड़ रखा है, और वो भी कैसे पकड़ रखा है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये उसकी माता है शायद, ठीक है ना, ये इनकी मदर है और ये इनकी वाइफ है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि देखो मदर को तो ये ऐसे है ना चला के रखता है और वाइफ को सर पे चढ़ा के रखता है। अच्छा ऐसे चढ़ती है क्या वाइफ सर पे? अच्छा पहली बार देखा, मैंने भी पहली बार देखा, ठीक है, ऐसा है नहीं, ठीक है। अब हम अनमैरिड लोग, हमें क्या पता, सिंगल है, ठीक है। अब सिंगल लोग इन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते, ठीक है। अब चढ़ती होगी भाई, जिसके है वो जानता होगा, ठीक है। द आर्टिस्ट विजन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर फैमिली रिलेशन, हाँ सही है फिर तो, कि प्रॉपर फैमिली रिलेशन खत्म हो चुके हैं। हियर द हस्बैंड इज टोटली डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ वो इज पर्च ऑन हिज शोल्डर, ठीक है ना, उसके शोल्डर के ऊपर चढ़ के बस उसको ज्ञान दे रही है, और वो जैसा ज्ञान दे रहा है वो ऐसा अपने पेरेंट्स के साथ कर रहा है। ही इज क्रूअल टुवर्ड्स हिज मदर, अपनी मदर के लिए बहुत ज्यादा क्रूअल हो चुका है। ड्रैगिंग हर लाइक एन एनिमल बाय द नूज, ठीक है ना, एक रस्सी से बांध के उन्हें एक एनिमल के जैसे घसीटता जा रहा है। इसे ही तो घोर कलयुग कहेंगे, और इससे ज्यादा घोर कलयुग हो क्या सकता है। आगे चलते हैं, एक और पिक्चर देखते हैं। अन इंडियन कपल ब्लैक एंड व्हाइट वुडकट, ठीक है, एक इंडियन कपल देखने को मिलते हैं। और इंडियन कपल, अरे भाई हुक्का हुक्का चल रहा है, ध्यान से देख रहे हो हुक्का हुक्का चल रहा है, सही चीज है यार, सही मजे चल रहे हैं, ठीक है ना। An Indian couple black and white woodcut, the image shows the artist's fear that the culture impact for the West has turned the family upside
डाउन। अब है ना, हमें ये दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर कि वेस्टर्न कल्चर आने के कारण है ना, इंडिया का जो सोसाइटी सिस्टम है, इंडिया का जो कल्चर है ना, वो खत्म हो जाएगा। कल्चर खत्म कैसे होगा? कल्चर ऐसे खत्म होगा कि महिलाएं जो है वो इस लाइक जो भी ये इनका है ये बजाती रहती होगी, और पहले क्या करते होंगे, मेल जो है वो ये हुक्का वगैरह जो है उनका यूज करते होंगे। पर अब क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ही प्रिंट वगैरह आया, ज्यादा पढ़ा लिखा दिया, तो ऐसे में अब जो मेल है वो क्या कर रहा है, वो जो भी है इन चीजों का यूज करके इनसे अलग अलग तरीके के साउंड निकाल रहा है, और महिला जो है उसे बैठ के देख रही है और वही हुक्का पी रही है। मतलब इंडिया कल्चर सिस्टम जो है वेस्टर्न कल्चर का कैसे शिकार हो सकता है वो इसमें बताया गया है, ठीक है ना। और काफी हद तक कुछ पिक्चर्स आज तक देखने को भी मिलती है कि सही है, ठीक है ना, वेस्टर्नाइजेशन इंडिया में आ चुका है अब। नोटिस दैट द मैन इज प्लेइंग द वीणा, हाँ वीणा बजा रहा है, while the woman is smoking a hookah. Okay, the move towards women's education in the late 19th century created anxiety about the breakdown of traditional family roles. तो यही बात है, यही कहानी है जो मैंने आपको अभी समझाई है कि जैसे जैसे ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन आएगा तो फैमिली कल्चर जो है, फैमिली रिलेशन जो है वो चेंज हो जाएंगे, महिलाएं जो है वो बैठ के हुक्का पिएगी और जो मेल होंगे वो ऐसे ही फ्री बैठे रहेंगे, ठीक है ना। देखो अब कुछ बच्चे ऐसे ही बोलेंगे, सर आप क्या सपोर्ट करोगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। हमारे ऐसे कोई व्यू होते नहीं है। जब आप एक टाइम एक फेज में आओगे, जब आपकी लाइफ में मैच्योरिटी नाम की कोई चीज आएगी ना, तब आपको किसी भी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। मानते हो तो अच्छी बात है ऐसी चीजें, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो सोसाइटी है, सोसाइटी चेंज होती रहती है, सोसाइटी डोमिनेट वही करेगा जो पावरफुल होगा, खत्म कहानी, सीधा सा आंसर है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं पावरफुल नहीं होती है, और ऐसा नहीं है कि जो मेल है वो ज्यादा पावरफुल होता है, दोनों इक्वल होते हैं। अब वो बात आती है कि वो अपनी पावर्स का यूज किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और पिक्चर देखते हैं, और शायद ये लास्ट पिक्चर है। अ यूरोपियन कपल सिटिंग ऑन चेयर्स 18th सेंचुरी वुडकट, ठीक है, यूरोपियन कपल है जो बैठा है एक डाइनिंग टेबल के ऊपर, खाना वाना खा रहे कर रहे हैं, ये पर्सन यहाँ पे इनको सर्व कर रहे हैं, ठीक है। द पिक्चर सजेस्ट ट्रेडिशनल फैमिली रोज, द साहिब होल्ड्स अ लिकर बोतल इन हिज हैंड व्हाइल द मेम साहिब प्लेस द वायलिन, ठीक है ना। देखो इंडिया के अंदर ये सिस्टम ये करना चाह रहे थे कि देखो जो मेल है वो तो बैठ के हुक्का पिएगा, और जो फीमेल है वो क्या कर रही होगी, वो बैठ के वीणा बजा रही होगी। और अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देखें तो वहां हो क्या रहा है, वहां ये हो रहा है कि जो महिलाएं हैं वो तो वायलिन बजा रही है, और जो मेल है वो बैठ के वाइन पी रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जैसा वो सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर का यहीं कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन, 24/7 ओपन है, जब मन हो जो भी कमेंट करना हो बता देना। कोई भी टाइप का डिस्कशन, डाउट्स जो है वो वहीं पे सॉल्व कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, वीडियो बहुत अच्छा लगे तो डबल लाइक करो, डबल लाइक नहीं करना, ठीक है ना, लाइक चला जाएगा, सिर्फ लाइक करो। कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको कंटिन्यू चाहिए तो आप स्कोरशाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।